हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे इज़ मैटर अराउंड अस, जो हमारे आसपास के पदार्थ है। 9th क्लास का चैप्टर है और ये आपको 3 पार्ट में मिलेगा। एक पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, सेकंड आपको मिल जाएगा और थर्ड भी आपको मिल जाएगा। 2 पार्ट में मैंने बनाया है, सेकंड और थर्ड। मतलब एक में भी बन सकता था, 2 पार्ट भी बन सकते थे इसके, लेकिन मैंने 3 बनाए हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है और एनसीईआरटी है तो ऑब्वियसली बोर भी हो जाते होंगे। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन पे आए हुए थे। नेम द प्रोसेस एसोसिएट विद द फॉलोइंग। ड्राई आइस इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 ATM। ठीक है, अगर ड्राई आइस 24 से 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 ATM प्रेशर के अंदर रखी जाती है तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का आपको पता ही होगा कि सीधा ठोस से गैस में चेंज हो जाना विदाउट लिक्विड फॉर्म को क्रॉस किए बिना, इसे कहते हैं सब्लिमेशन। अ ड्रॉप ऑफ इंक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कंटेन इन ग्लास स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। अगर आपने एक स्याही की बूंद अगर आपने वाटर में डाली तो धीरे धीरे वो पूरे पानी में घुल जाती है। इसी को तो कहते हैं डिफ्यूज़न, प्रसारण, ठीक है, या विसरण। अगर घर में खाना बन रहा है तो उसकी सुगंध आना शुरू हो जाता है तो इसे ही डिफ्यूज़न कहते हैं। अ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इज इन ए बीकर। अगर एक बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल की फॉर्म में है एंड वाटर इज पॉर्ड और वाटर डाला जाता है बीकर में और उसे हिलाया जाता है तो क्या होगा? अगर पोटेशियम परमैंगनेट आपके पास सॉलिड की फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में है और उसमें पानी डाला जा रहा है इनटू द बीकर विद स्टीयरिंग और इसे हिलाया जा रहा है तो ये होगा डिसोल्यूशन या डिफ्यूजन का कारण। एसीटोन बॉटल इज लेफ्ट ओपन एंड द बॉटल बिकम्स एम्प्टी। आपको कल भी पढ़ा था हमने कि जो एसीटोन होता है अगर उसकी बॉटल को खुला रख दिया जाता है तो और कुछ देर बाद जो बॉटल है वो एम्प्टी हो जाती है ड्यू टू द इवेपोरेशन या डिफ्यूजन के कारण। मिल्क इज टर्न टू सेपरेट क्रीम फॉर इट। अगर मिल्क से हम मतलब घी निकालते हैं, ठीक है, तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का काम। एक आपका सेंट्रीफ्यूगल होता है, एक आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। जब फोर्स करोगे तो आपको पता चलेगा। और जो दूध निकालने की जो मशीन है वो ऊपर की ओर बल लगाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। सेटिंग ऑफ सैंड व्हेन ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। अगर आपने पानी में रेत घोला, ये अनसैचुरेटेड है, ये घुलेगा नहीं, और लेकिन कुछ देर तक आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, हिलाइएगा मत, तो रेत जो है वो पानी की तली के अंदर जाके जम जाएगा। इसे ही कहते हैं सेडिमेंटेशन। फाइन बीम ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू अ स्मॉल होल इन डार्क रूम इल्यूमिनेट्स द पार्टिकल इन पाथ। क्या होता है कि अगर पूरे कमरे में अंधेरा है लेकिन अगर थोड़ी सी भी बीम रह गई, उसके अंदर से ही प्रकाश आता है। प्रकाश एक सीधी लाइन में ट्रैवल करता है और कहीं से भी रास्ता ढूंढ लेता है अपना, और ये क्या करता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये टिंडल इफेक्ट का कारण बनता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यू आर गिवन 2 सैंपल ऑफ वाटर लेबल्ड एट A एंड B। आपको 2 सैंपल दिए गए हैं वाटर के और उसको लेबल किया है, एक को A एक को B। सैंपल A जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है और सैंपल B जो है वो 102 पर करता है। विच सैंपल ऑफ वाटर विल नॉट फ्रीज 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपका डिस्टिल्ड वाटर है और वाटर छोड़ो, मतलब प्योर वाटर है, डिस्टिल्ड को प्योर कहते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है। और यहाँ पर हमें 2 लेबल दिए हैं, एक 100 पे, एक 102 पे, 102 डिग्री सेल्सियस पर। तो कौन सा पानी ऐसा है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जमेगा? तो ऑब्वियसली हमें पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पर 102 डिग्री सेल्सियस वाला जो वाटर है उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रिज नहीं होगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर आप प्योर वाटर ले रहे हो तो ऑब्वियसली वो 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। What are the favorable qualities given to gold when it is alloyed with copper or silver for the purpose of making ornament? हमें पता है कि सोने में कुछ मिलाया जाता है क्योंकि क्या होता है, अलोए विद कॉपर और सिल्वर, या तो तांबा या तो चांदी, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। प्योर गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है। उसकी तन्यता जो होती है वो काफ़ी कम होती है, मतलब उसको खींच के हम तार भी बना सकते हैं, शीट भी बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन अभी CET में पूछा गया था। कंपेयर टू गोल्ड अलोइड विद सिल्वर और कॉपर दस फॉर द प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ देने के लिए उसमें अलोय मिलाए जाते हैं, इसीलिए सोने में क्या मिलाया जाता है? चांदी या फिर तांबा। ठीक है,
An element is sonorous and highly ductile. Under which category would you classify the element? What other characteristics do you expect the element to possess? ये बोला है कि दिस एलिमेंट इज़ ए मेटल। आपको पता है कि जो भी मेटल होती हैं वो सोनोरस होती हैं। सोनोरस मतलब क्या होगा कि आवाज़ उत्पन्न करती हैं। मेटल जो है ठोस होती हैं, हमें पता है, हाई डक्टाइल होती हैं। दिस एलिमेंट, ये एलिमेंट कैसा हो सकता है? तो ये एलिमेंट मेटल हो सकता है। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेक्टेड टू पोजेस द एलिमेंट आर लस्टर होगा, मेलाइबल होगा, हीटेबल होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा। मतलब क्या बोला है? ये सारे इसने प्रॉपर्टीज़ दिखा दी हैं आपको मेटल की। मेटल सोनोरस होता है, आवाज़ होती है मेटल में। लोहा ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, तांबा ले लो, कुछ भी ले लो, एल्युमिनियम ले लो, सारे लस्टर्स होते हैं। धातु जो हैं वो चमकती हैं, मेलाइबल होते हैं, धातुओं को हम आकार दे सकते हैं, हीट कर सकते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं, कंडक्टिविटी होती है, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस कर देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज रखते हैं। गिव द एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स सजेस्ट ए सुटेबल मैथड टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट ऑफ दिस मिक्सचर। अ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, अगर आपके पास कॉम्पोनेंट है, एक वोलेटाइल है और एक नॉन वोलेटाइल है, तो इसके लिए हमें जो मेथड यूज़ करना होगा वो इवेपोरेशन या फिर डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हो। टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं सेम प्रॉपर्टीज़ के विद एप्रिशिएबल डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, तो इसके लिए डिस्टिलेशन होगा। टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं तो इसको सेपरेट करोगे आप सेपरेटिंग फनल से, ठीक है। इमिसिएबल लिक्विड्स है ना, तो उसको फनल के द्वारा ही हम क्या कर पाएंगे? सेपरेट कर पाएंगे। देखो ये जो वर्ड है ना इमिसिबल, इसका मतलब होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो आपस में डिजोल्व नहीं हो रहे, घुल नहीं रहे, तो इसको हम फनल के द्वारा ही अलग कर पाएंगे। वन ऑफ द कंपोनेंट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सॉलिड से सीधा गैस में चले जाना, सब्लिमेशन 3 बार हो चुका है, आप भूलना मत। 2 और मोर कलर कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्यूबल इन सम सॉल्वेंट, अगर 2 से ज़्यादा कलर हैं जो वो सोल्यूबल हो जाते हैं एक सॉल्वेंट में, तो इसे कहते हैं क्रोमेटाग्राफी। Fill in the blank. A colloid is a dash mixture. Its component can be separated by the technique known as. अगर एक colloid है, एक solution है आपके पास, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो इसको आप इस टेक्निक को क्या करोगे? सेंट्रीफ्यूगल के द्वारा अलग करोगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगन जैसे हमारा जो घी निकालते हैं दूध से, जो बटर मिलता है हमें, मक्खन मिलता है, वही वाली चीज़ है। आइस वाटर एंड वाटर वेपर लुक डिफरेंटली एंड डिस्प्ले डिफरेंट डेस्ट प्रॉपर्टीज बट दे आर द सेम। आइस की, वाटर की और वाटर वेपर की ये डिफरेंट दिखते हैं और डिस्प्ले करते हैं अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी को, बट केमिकली एक रासायनिक अभिक्रिया से देखें तो ये एक तरह से सेम है। तो डिफरेंट होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, लेकिन केमिकली ये सेम होते हैं। अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड वाटर टेकन इन सेपरेटिंग फनल इज मिक्सड एंड द लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। द अपर लेयर इन द सेपरेटिंग फनल विल बी ऑफ डैश, द लोअर लेयर विल बी दैट ऑफ डैश। क्या बोला है कि एक मिक्सचर है क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म आपको पता है सुंघा देते हैं नशा बेहोश करने के लिए। एंड वाटर टेकन लिया, एक वाटर लिया गया है, एक क्लोरोफॉर्म लिया गया है अलग अलग फनल में, और उसको मिक्स किया गया है और कुछ देर तक उसको अनडिस्टर्ब किया गया, मतलब छेड़ा नहीं गया, कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दिया। तो अपर लेयर जो है सेपरेटिंग फनल में विल बी ऑफ किससे बनी होगी? डैश। एंड द लोअर लेयर किससे बनी होगी? तो अपर लेयर में आपका वाटर आ जाएगा और लोअर लेयर में आपका क्लोरोफॉर्म रह जाएगा। कैसे? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन दैट ऑफ द क्लोरोफॉर्म। जिस चीज़ की डेंसिटी कम होगी वो ऊपर फ्लोट करेगा, जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे रह जाएगा। अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल मैं बता चुकी हूँ, ग्लोशियल हेट्रोजीनियस एविल है, फॉर विच द डिफरेंट इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन द 25 केल्विन कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस कॉल्ड। अगर कोई मिक्सचर है 2 से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स का आपके पास, और जो डिफरेंस है इन द बॉइलिंग पॉइंट वो आपका 25 केल्विन से नीचे है टेम्परेचर, कैन बी सेपरेट। इसको कैसे सेपरेट करोगे? इसको करोगे आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। When light is passed through the water containing a few drop of milk, it shows a blushes tinge. This is due dash of light by milk and the phenomena is called. क्या बोला है? When light is passing through the water, जब water से कोई light pass करी जाती है, a few drop of milk, तो दूध की थोड़ी सी बूंदे, it show a bluish
एक्सटिंक्ट। दिस इज ड्यू, ये होता है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मिल्क। एंड द फिनोमिना, ये फिनोमिना आपका बोला जाता है टिंडल इफेक्ट, और ये करता है आपका, दिस इंडिकेट द मिल्क इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। मिल्क क्या है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है आपका। कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर आप हिंदी में पढ़ोगे मतलब कोलाइडल विलन को, तो इसका मीनिंग आपको साइंस वाली बुक में मिल जाएगा कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी। मतलब ये वाले जो मिक्सचर होते हैं इनके बीच में ना जो मिश्रण होता है उसके जो पार्टिकल्स होंगे उस विलन में वो समान रूप से फैले होंगे। इसको कोलाइडल बोला जाता है, कोलाइडल घोल बोला जाता है। और आपका जो मिल्क है ना वो एक कोलाइडल में ही आता है, ध्यान रखिएगा। जो कोलाइडल है वो एक तरह से केमिकल मिक्सचर है, और यहाँ पर जो एक सब्सटेंस होगा वो दूसरे सब्सटेंस पर डिस्पर्स होगा। नेक्स्ट है आपका सरकोश, जिसे शुगर बोला जाता है। एक सरकोस होती है, एक आपकी फ्रक्टोज होती है। फ्रूट्स में फ्रक्टोज होती है आपकी, ध्यान रखिएगा, और शुगर केन में सरकोस होती है। Crystal obtained from the sugar cane and beetroot are mixed together. Will it be pure substance or a mixture, or give reason for the same? क्या बोला है यहाँ पे, ध्यान रखिए, एक सेकंड दीजिए मुझे। यहाँ पे सरकोश जो शुगर क्रिस्टल है, ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन, हमें पता है कि शुगर केन में होता है आपका सरकोस, ठीक है, और फ्रूट्स में होता है फ्रक्टोज। और जो बीट रूट है आपका, जो चुकंदर है, ठीक है, एक तो ध्यान रखिएगा कि चुकंदर में एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और एंटी फ्लेमेटरी भोजन के तौर पर काम करता है, और ये एक तरह से नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड है। अगर इन दोनों को मिक्स किया गया तो विल इट बी प्योर सब्सटेंस और ए मिक्सचर, तो क्या हमें एक प्योर सब्सटेंस मिलेगा या मिक्सचर मिलेगा? तो रीजन दीजिए। इट इज़ ए प्योर सब्सटेंस बिकॉज केमिकल कंपोजिशन ऑफ द शुगर क्रिस्टल इज सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स, क्योंकि जो शुगर क्रिस्टल का जो कंपोजिशन होता है केमिकल वो इसके रिस्पेक्टिव सेम होता है, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो मिक्सचर मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस मिलेगा। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ द टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व इन योर सराउंडिंग्स। टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल वही है, बिल्कुल बंद कमरा है और थोड़ी सी बीम है, उसी में से प्रकाश आ रहा है, तो ये आपको ना रेत के पार्टिकल भी दिखते हैं उस बीम में। तो अ बीम ऑफ लाइट कमिंग थ्रू द वेंटिलेशन नियर सेलिंग और बीम ऑफ लाइट कमिंग थ्रू कैनोपी ऑफ ट्रीज, ये दोनों ही आपके टिंडल इफेक्ट के एग्जाम्पल हैं। देखो, इंग्लिश या हिंदी वो दोनों एक अलग चीज़ है, दो आप हिंदी में भी कंफ्यूज हो जाओगे कहीं ना कहीं। ये टेक्निकल टर्म्स होती हैं जिसको आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है पेपर में इंग्लिश में, जैसे मान लो टिंडल, टिंडल का टिंडल ही लिखा मिलेगा और कुछ नहीं लिखा मिलेगा आपको। हेट्रोजीनियस को हो सकता है कि हेट्रोजीनियस ही लिख के देते हैं, या समांगी या विषमांगी लिख के देते, तो वो टर्म्स बहुत हैवी हो जाती हैं। मैं आपको हिंदी में भी करा दूंगी इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो तो फिर मैसेज कर दीजिएगा। कैन वी सेपरेट alcohol dissolve in water by using a separate funnel? if yes, then describe the procedure, if not explain। तो वाटर एंड अल्कोहल जो हैं वो मिसिबल हैं, आपस में नहीं घुलेंगे, विषमांगी हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं, तो अगर वाटर में डिजोल्व हैं तो इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर द मिसिबल, ये घुलेंगे ही नहीं। तो एक इफ़ येस डिस्क्राइब द प्रोसेस, तो नहीं कर सकते, तो प्रोसीजर को आपको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 गेट कन्वर्ट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या प्रोसेस होगा? ऑब्वियसली अगर यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट चेंज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, CaO में, और कार्बन डाइऑक्साइड में और CO2 में, तो इज़ दैट ए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? तो ऑब्वियसली दिस विल बी द फिजिकल चेंज, सॉरी केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज में आप इनिशियली स्टेज पे नहीं जा सकते, आई ऑलरेडी टोल्ड यू yesterday in the video, and in the physical change we can go to the initial state. Can you prepare one acidic and the one basic solution by using the product formed in the above process? If so, write the chemical equation involved. इसने कहा है कि आप एक एसिडिक सॉल्यूशन, एक बेसिक है, इन दोनों को यूज़ करके यूजिंग द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द अबव प्रोसेस, ये जो ऊपर दिया हुआ है, तो एसिड एंड बेस सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर डिजोल्व द प्रोडक्ट ऑफ द टू प्रोसेस इन वाटर। अगर आपने कैल्शियम
यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O लिया है, तो ये बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा और यहाँ पे जो आपका CaOH2 बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और CO2 प्लस H2O तो H2CO3 बन जाएगा, और ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा। एसिड बेस करेंगे बहुत अच्छे से। नॉन मेटल आर यूजुअली पुअर कंडक्टर एंड हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द नॉन लस्ट्रस, नॉन सोनरस एंड नॉन मिनाइबल एंड द कलर। देखो मेटल्स की प्रॉपर्टी बताई है, सोनोरस होते हैं, लटर्स होते हैं, लस्टर्स होते हैं, चमकीले होते हैं, आवाज़ करने वाले होते हैं, मेलाइबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो यहाँ पर कुछ नॉन मेटल हैं जो कि पोर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। नेम और लस्टर्स एंड नॉन मेटल, तो आयोडीन आपको पता है कि ऐसी धातु है कि जो लस्टर्स होती है, चमकती है। और नेम अ नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, तो ब्रोमीन होती है। अगर नॉन मेटल पूछे तो ब्रोमीन होती है, मेटल पूछे तो आपका मरकरी होता है। द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेम द एलोट्रोप, तो ये आपका एलोट्रोपिक फॉर्म में होता है, एलोट्रोप होते हैं, अप्रूव होता है ये नॉन मेटल। ये गुड कंडक्टर भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का, अपने में से बिजली को प्रवाहित करता है, ये ग्रेफाइड है। नेम ए नॉन मेटल विच इज नोन एज द टू फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड, तो आपको पता है कार्बन जो होता है वो ऐसा नॉन मेटल है जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। नेम ए नॉन मेटल अदर देन द कार्बन विच शोज द एलोट्रोफी, तो एक ऐसा नॉन मेटल जो कार्बन के अलावा और भी एलोट्रोपी को शो करता है। मतलब कार्बन के अलावा ऐसे कौन से नॉन मेटल हैं जो एलोट्रोप रखते हैं, तो सल्फर और फॉस्फोरस। नेम अ नॉन मेटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन, कंबशन ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप कंबशन नहीं कर सकते, ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जला सकते, ध्यान रखिएगा। क्लासीफाई द सब्सटेंस गिवन इन द फिगर 2.2 इनटू एलिमेंट एंड द कंपाउंड्स, तो एलिमेंट्स जो होंगे वो ओब्वियसली आपके जैसे Cu है, Zn है, O2 है, F2 है, Hg है, पारा है, डायमंड है, लोहा है, ऑक्सीजन है, जिंक है, तो ये सारे आपका कॉपर है, तो ये सारे आपके एलिमेंट्स है। और कंपाउंड जो हैं जो एक से ज़्यादा पदार्थ से मिलकर बने होंगे तो H2O और CaCO3, H2O में वाटर और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट में आपका CaCO3 है। तो दो एलिमेंट से मिलकर बने होंगे उसको कंपाउंड कहते हैं, सिंगल एलिमेंट से होते हैं तो उनको एलिमेंट्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपाउंड, इनमें से कंपाउंड कौन से नहीं। कंपाउंड मतलब जो अपना सिंगल इंडिविजुअल जो है, क्लोरीन गैस है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, आयोडीन है, कार्बन है, सल्फर पाउडर है, ये सारे क्या है, ये कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट है आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, और यहाँ पे है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज सुटेबल फॉर द सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड आई ऑलरेडी टोल्ड कि जो हेट्रोजीनियस होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ऑफ द 25 केल्विन है या इससे कम है, तो व्हाट पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एपरेटस मेक्स इट efficient and possess an advantage over a simple distillation process। तो यहाँ पर देखो जो फ्रैक्शनल कॉलम है पैक्ड विद ग्लास बेड्स एंड प्रोवाइड अ सरफेस टू द वेपर टू कोलाइड एंड लूज एनर्जी सो दैट दे कैन इजीली कंडेंस एंड डिस्टिल्स। ऑल्सो लेंथ ऑफ द कॉलम वुड इंक्रीज द एफिशिएंसी, अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। इसको आप इजीली यू कैन सी दिस डायग्राम, अदरवाइज आएंगे नहीं, बेसिकली हमारा MCQ में ही हो जाता है सारा। और इसको रहने देना इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली क्वेश्चन है तो इतना नहीं पूछेंगे डिप में, आपसे सिर्फ हो सकता है इक्वेशन वगैरह पूछ लें, प्रोसेस पूछ लें, ये पूछ लिया जाएगा। अंडर विच कैटेगरी ऑफ मिक्सचर विल यू क्लासीफाई अलोय एंड वाई, कौन सी कैटेगरी के अंदर आप अलोय को क्या करोगे, क्लासीफाई करोगे। तो होमोजीनियस जो मिक्सचर है बिकॉज दे हैव द यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, होमोजीनियस के अंदर करेंगे। अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ए लिक्विड, ऐसा सॉल्यूशन जो हमेशा लिक्विड रहता है तो वो कौन सा होगा, तो नो सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसेस सॉल्यूशन आर ऑल्सो पॉसिबल। एग्जाम्पल ब्रास हो गया और एयर हो गया, ठीक है। कैन ए सॉल्यूशन भी हेड्रोजीनियस, क्या ये सॉल्यूशन हाइड्रोजीनियस हो सकता है, नो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंस, तो दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस होंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर है। नो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ये अलोय के बारे में पूछ रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए ये तीनों क्वेश्चन है, ठीक है। आयरन फिलिंग एंड सल्फर वर मिक्स टुगेदर एंड डिवाइड इनटू टू पार्ट ए एंड बी, पार्ट ए वाज हीटेड स्ट्रांगली, part B was not heated, dilute hydrochloride acid was added to both and part of the evaluation of gas was seen in the both the cases, how will you identify the gas evolved।
तो ध्यान से समझना क्या बोला है, आयरन फिलिंग है और सल्फर है, इन दोनों को मिक्स कर रहे हो, दो पार्ट बन गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ए पार्ट को आपने हीट किया स्ट्रांगली और पार्ट बी को हीट नहीं किया, तो क्या रिएक्शन होगा? फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन पार्ट ए इज हीटेड। जब पार्ट ए हीट कर रहे हो तो जो आयरन है और जो आपका सल्फर है, तो ये दोनों क्या कर लेंगे आपका, व्हेन डिल हाइड्रोक्लोराइड एसिड इज एडेड टू आयरन सल्फाइड फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब आपने दोनों को हीट किया तो ठीक है, FeS ये दोनों कंपाउंड बन गए। हाइड्रोक्लोराइड एसिड जब इसमें डाला HCl, तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड इज ए फूल स्मेलिंग गैस एंड स्मेल्स लाइक रोटन एग। हाइड्रोक्लोराइड की जो स्मेल होती है, बिल्कुल पॉइंट ध्यान रखना, सड़े हुए अंडे जैसे होती है। व्हेन डिल हाइड्रोक्लोराइड एसिड टू द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, जब HCl डाला जाता है, HCl का मिक्सचर आयरन एंड सल्फर में, तो फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, Fe+S और 2HCl डालोगे तो जो हमारे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, तो वो हाईली से ही जाके कंबाइन हो जाते हैं, FeCl2 बना लेंगे, आयरन क्लोराइड बना लेंगे, हाइड्रोजन अलग निकल जाएगी और सल्फर अलग निकल जाएगी। तो इसका मतलब सल्फर डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में सल्फर ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। व्हेन ए बर्निंग मैस्टिक इज ब्रॉट नियर द इवॉल्व्ड गैस, द मैस्टिक्स बर्न विद ए पॉप साउंड, दिस कन्फर्म द इवेल्युएशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। जब आपकी मैस्टिक्स होती है, जो माचिस होती है, जब उसको नियर लाया जाएगा इस गैस के, तो मैस्टिक्स बर्न होना शुरू कर देगी, जलने लगेगी और एक पॉप साउंड आएगी। इसी को कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आगे तो ये रहने देना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको रहने देना। हाँ, एक सेकंड रुकिए, मुझे करने दीजिए। ये भी कर चुके हैं, ड्राइंग ऑफ ए शर्ट इन द सन, ये मैं करा चुकी हूँ आपको। देखो, ड्राइंग ऑफ शर्ट इन द सन, अगर आपने अपनी शर्ट सुखाई धूप में, तो ये ऑब्वियसली एक फिजिकल चेंज है, सूख जाएगी, शर्ट भी मिल जाएगी हमें। फिजिकल चेंज में हमें इनिशियल ऑब्जेक्ट मिल जाता है। राइजिंग ऑफ हॉट एयर ओवर ए रेडिएटर, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैरोसिन इन ए लैंटर्न, तो अगर कैरोसिन तेल जल गया है, ऑब्वियसली वो राख मिलेगी और तेल भी खत्म हो गया है, तेल हमें दोबारा नहीं मिलेगा। दिस इज द केमिकल चेंज। चेंज इन द कलर ऑफ ब्लैक टी ऑन एडिंग लेमन जूस टू इट, जब हम ब्लैक टी में लेमन जूस डालते हैं, ऑब्वियसली अगर आप एक एसिड को एक सॉल्यूशन में डाल रहे हो तो उससे भी चेंज होगा, एंड दिस विल बी द फिजिकल चेंज। एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, चर्निंग ऑफ मिल्क क्रीम टू गेट बटर, तो ये हमारा क्या होता है, ये एसिड वाला तो आपका केमिकल चेंज होगा, और चर्निंग ऑफ मिल्क, हमने बटर लिया, दूध से बटर निकाला, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण, तो दिस इज द फिजिकल चेंज। और दोबारा से आप बटर से क्या बना सकते हैं, फिर से मलाई बना सकते हैं, उसका कुछ और बना सकते हैं, तो वो फिजिकल चेंज है आपका, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी आपका ये हम कर चुके हैं कि आपका सब्लिमेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है। मैं एक बार और करा देती हूँ आपको। यू प्रोवाइड ए मिक्सचर कंटेनिंग सैंड, आयरन फिलिंग एंड अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। डिस्क्राइब द प्रोसेस यू वुड यूज टू सेपरेट दीज कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द मिक्सचर। आपको ये अलग अलग करने हैं। सबसे पहले बाय यूजिंग अ मैग्नेट, क्योंकि आयरन है तो मैग्नेट से अलग कर सकते हैं। हाउ एवर या हाइवरिंग अ मैग्नेट ओवर द मिक्सचर विल रिजल्ट इन आयरन फिलिंग गेटिंग स्टक टू द मैग्नेट, दस आयरन विल बी सेपरेटेड। मतलब आपके पास ये सब्सटेंस है, सैंड है, आयरन फिलिंग है, अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, इन सब का मिक्सचर है, और आपको ये सेपरेट करने हैं। तो अगर आप आयरन को निकालोगे तो आप मैग्नेट के थ्रू निकाल सकते हो कि आयरन के जितने भी सब्सटेंस होंगे मैग्नेट पे आके चिपक जाएंगे, तो आयरन आउट हो जाएगा। सब्लिमेशन से हम क्या कर सकते हैं, रिमेनिंग मिक्सचर इज हीटेड, अगर हम हीट करेंगे बाकी के बचे हुए मिक्सचर को एक चाइना डिश में, तो अमोनियम क्लोराइड इज ए सब्लाइम, अमोनियम क्लोराइड निकल जाएगा, हैंस इट अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा विदाउट अंडरगोइंग, ये लिक्विड स्टेज में नहीं जाएगा, सीधा सॉलिड से गैस बन जाएगा। और क्रस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड कैन बी कलेक्टेड, तो आप एक परत सी हो जाएगी अमोनियम क्लोराइड की, उसको आप निकाल सकते हो किसी भी फनल पे, ठीक है, या टॉप पे आके जम जाएगा। दूसरा सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। द रिमेनिंग मिक्सचर, बाकी जो हमारे पास दो चीज़ें रहेंगी वो डिजोल्व हो जाएंगी वाटर में, वाटर को अलाउ करेंगे, उसको कुछ देर के लिए सेटल डाउन रखेंगे। सैंड नीचे रहेगा क्योंकि इनसॉल्युबल है और नीचे की परत में जाके जम जाएगा। लिक्विड इज डिसेंटेड, तो ऊपर का लिक्विड हम निकाल लेंगे और लिक्विड को फिल्टर कर लेंगे,
और यहाँ से सैंड हट जाएगा। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए रखा रहने देंगे पानी को, रेत नीचे जमा रहेगा, ऊपर का जो पानी होगा प्योर उसको हम अलग से फिल्टर कर लेंगे। फिर अगर सोल्ट भी निकालना है तो इवेपोरेशन के द्वारा आप निकाल सकते हो, पानी भाप बन के उड़ जाएगा और जो भी चीज़ हमें बचेगी वो हमारा सोल्ट होगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। और ये न्यूमेरिकल ज़रूर कर लेना, जैसे अरुण हैज़ प्रिपेयर्ड 0.01% बाय मास सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, 0.01 ग्राम ऑफ NaCl प्लस 99.99 ग्राम ऑफ वाटर। मास परसेंटेज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। 0.01 हमें दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी 0.01 है हमारे पास, और ये 99.99% इन्होंने वाटर लिया है और इंटू 100 क्या है। तो अगर फॉर्मूला याद है तो यू कैन ईजिली डू दिस। तो आप देखो ये यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ से देखो आपका यहाँ से 100 इंटू 100 बन जाएगा, 0.01 ग्राम आएगा। यहाँ पे अप्रोक्स लगा सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। और बाकी ये भी आपका क्या है, ये भी न्यूमेरिकल है। और दिस चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एसिड एंड बेस। इस चैप्टर से रिलेटेड एसिड एंड बेस ही है शायद 9th क्लास का। तो इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, और अगर आप चाहते कि मैं हिंदी मीडियम में कराऊँ तो फिर हिंदी मीडियम में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।